गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? तो हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने ज्योमेट्री में क्या डिस्कस किया था? पिछली क्लास में हम लोगों ने कोसाइन रूल खत्म किया था। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं पिछली 3 क्लासेस में हम लोगों ने साइन रूल और कोसाइन रूल पूरा डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपने पिछली 3 क्लासेस का घर पे जाकर रिवीजन किया होगा, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि आपको साइन रूल और कोसाइन रूल में कोई दिक्कत रही होगी। ठीक है, मानता हूँ थोड़ा सा टफ सेशन था, बट हम लोगों ने इतना बेसिक से और इतना डिटेल में डिस्कस किया कि मुझे नहीं लगता कि अब किसी स्टूडेंट को कोई डाउट रहा होगा। ठीक है, इतना डिटेल में तो आपको कोई कराएगा भी नहीं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सारी चीज़ें हमने 100% कवर की है। बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, प्रीवियस ईयर के भी जो फ्यूचर ईयर में क्वेश्चन बन सकते थे वो भी हमने बिल्कुल पूरा डिटेल में खत्म किया। ठीक है, तो अब आपका साइन रूल और कोसाइन रूल पूरी तरीके से खत्म हो गया। ठीक है, एक्चुअली क्या स्टूडेंट के मन में आ रहा होगा कि सर ने क्या लगा रखा है। एक्चुअली ये ईयर प्लग है, इससे क्या होता है कि बाहर की साउंड मुझे सुनाई नहीं देती। ठीक है, 90% तक साउंड को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, एक्चुअली माइक में तो क्या साउंड कैंसलेशन का बटन है, तो इससे तो आपको तो बाहर की साउंड सुनाई नहीं देती, क्योंकि साउंड कैंसलेशन का है तो बिल्कुल बाहर की चीज़ आपको सुनाई नहीं देगी, लेकिन मुझे सुनाई देती है। तो इस वजह से मैंने ईयर प्लग लगा रखा है, ताकि मुझे कोई आवाज़ सुनाई दे और मेरा डाइवर्ट हो जाता है ना ध्यान, तो मुझे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इस वजह से लगा रखा है। मैं भी स्टडी के दौरान ये यूज़ करता था, आप भी कर सकते हो। अगर किसी भी स्टूडेंट को बाहर की साउंड से दिक्कत आती है तो बिल्कुल आप लगाओगे तो बिल्कुल 90% तक साउंड डिक्रीज कर देता है, तो आपका बिल्कुल कन्फ्यूजन वो डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप परचेज कर सकते हो, 10-15 रुपये का एक पीस आता है। ठीक है, तो आप मंगवा सकते हो। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं आज की क्लास, और बिल्कुल नया कंसेप्ट करेंगे, बिल्कुल फ्रेश चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करते हैं, तो अब आप लोग नोट कर लीजिए CVN। ठीक है, CVN, इसको हिंदी में भी भाई CVN ही बोलते हैं। ठीक है भाई, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज्योमेट्री के सबसे पूछे जाने वाले थ्योरम, पूछे जाने वाले कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आपको स्किप नहीं करनी है आज की क्लास। ठीक है, तो बात करूँ CVN क्या होता है। ठीक है, हिंदी में भी इसको CVN ही बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि एक त्रिभुज बना लेते हैं भाई। जैसे कि मैंने एक त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज ABC। ये सीट्स A मान लिया, ये सीट्स B मान लिया, ये सीट्स C मान लिया। तो CVN क्या होती है? आप किसी भी त्रिभुज को, मतलब कोई सा भी त्रिभुज बना सकते हो। ठीक है, किसी भी त्रिभुज को, किसी भी भुजा को पकड़ लो, उस पर आप कोई सा भी बिंदु ले लो, तो उस बिंदु को आप उसके अपोजिट सीट से मिला दो, तो जो मिलाने वाली लाइन होगी ना, वही क्या हो जाएगी? CVN हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैंने एक त्रिभुज बनाया है ABC। सपोज अगर आप कोई सी भुजा को पकड़ लो, इस त्रिभुज में 3 भुजा है, आप कोई सी भुजा को पकड़ लो, मैंने भुजा BC को पकड़ ली, आप इस पर कहीं पर भी कोई भी बिंदु ले लीजिए। ठीक है, सपोज करो मैंने यहाँ पर ये बिंदु ले लिया, आप यहाँ पे भी ले सकते थे, यहाँ पर भी, कहीं पर भी ले लो इस भुजा पर। ठीक है, तो इस बिंदु का नाम ले लिया AD। तो अब क्या करना है, इस बिंदु को इसके सामने वाले शीर्ष ये इससे मिला दो, तो जो ये मिलाने वाली रेखा होगी ना, यही CVN होगी। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है, एक रैंडम सी लाइन है। आप त्रिभुज की किसी भी भुजा को, किसी भी पॉइंट को सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाली रेखा ही क्या है? CVN। तो AD क्या हो गई? AD हो गई, CVN हो गई भाई। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस यही है CVN हो गई। ठीक है, अब जब मैंने आपको ज्योमेट्री की दूसरी तीसरी क्लास जब आप पढ़ने आए थे, तो मैंने बताया था एंगल बाई सेक्टर क्या होता है, मीडियन क्या होता है, हाइट क्या होता है, बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किए थे। तो अगर मैं बात करूं मीडियन, एंगल बाई सेक्टर, हाइट, ये भी एक टाइप की CVN ही हो गई ना भाई। ठीक है, CVN के एग्जाम्पल हो गए। कैसे? देखो, जैसे कि मीडियन क्या होता है, किसी भी त्रिभुज किसी भी भुजा के मिड पॉइंट को सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाली रेखा क्या होती है? मीडियन होती है। माध्य क्या होती है? जैसे कि मैंने त्रिभुज ABC बना लिया, सपोज करो मैंने भुजा BC का मिड पॉइंट ले लिया, ये M ले लिया, ये इसका मिड पॉइंट हो गया ना। तो माध्य क्या होती है? किसी भी भुजा के किसी भी मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाली रेखा क्या होती है? मीडियन होती है। तो मैंने इस भुजा के मध्य बिंदु को इस सामने वाले शीर्ष से मिला देता हूँ, तो AM क्या हो गया? AM मीडियन हो गई ना भाई इस त्रिभुज की भुजा BC पर। ठीक है, तो मैं बात करूँ मीडियन भी तो एक टाइप की CVN ही है भाई। ठीक है, भुजा BC पर ये बिंदु ले लिया, इसको सामने वाले शीर्ष से तो मिलाया गया है, तो ये मीडियन भी एक टाइप की क्या हो गई? CVN। बस इस CVN का स्पेशल नाम दे दिया, क्या दे दिया? मीडियन दे दिया, है तो एक टाइप की CVN। या तो मैं बात करूँ एंगल बाई सेक्टर की, जैसे कि त्रिभुज ABC खींच दिया मैंने। ठीक है, मैंने एंगल A का बाई सेक्टर खींच दिया AD। एंगल बाई सेक्टर तो पता है ना, एक ऐसी लाइन जो किसी भी कोण के 2 बराबर टुकड़े कर दे। ठीक है, मैंने एंगल A का एंगल बाई सेक्टर खींच दिया AD, तो ये एंगल A के 2 बराबर टुकड़े कर रहा है, इसको थीटा मान लिया, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो AD क्या है? AD एंगल बाई सेक्टर है। ये AD एंगल बाई सेक्टर एक टाइप की CVN ही तो हो गई भाई। ये देखो, ये इस भुजा
बीसी के इस पॉइंट को सामने वाले शीट से तो मिलाया गया है, तो एडी भी क्या हो गई, एक टाइप की सीवेन हो गई। बस इस सीवेन का स्पेशल नाम दे दिया, क्या, एंगल बाइसेक्टर। ऐसे हाइट भी एक टाइप की सीवेन है, ठीक है। तो सीवेन कुछ नहीं है, आप कोई सा भी त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है। ये त्रिभुज बना लीजिए मैंने एबीसी, आप कोई से भी भुजा पकड़ लो, मैंने भुजा बीसी पकड़ ली, इस भुजा के ये पॉइंट ले लिया, इसको सामने वाले शीट से मिला लो, ये पॉइंट पकड़ लिया, सामने वाले शीट से मिला दो, ये पॉइंट पकड़ लिया, इसको सामने वाले शीट से मिला दो, ये पॉइंट पकड़ लिया, सामने वाले शीट से मिला लो। आप सपोज करो भुजा एसी को पकड़ लो, इस एसी पर ये कोई बिंदु ले लिया, इसको ये सामने वाले शीट से मिला दो, इस बिंदु को सामने वाले शीट से बना दो, यहाँ पर कोई बिंदु ले लिया, इसको सामने वाले शीट से मिला दो। तो ये सब क्या है, ये सब सीवीएन है, ठीक है। एक रैंडम सी लाइन है, किसी भी पॉइंट को सामने वाले शीट से मिला दो, तो वो रेखा क्या होगी, सीवीएन होगी, ठीक है। तो ये सब क्या है, सीवीएन हो गई। तो सीवीएन के एग्जांपल बता दिए मैंने, एंगल बाई सेक्टर, मीडियन और हाइट, ये सब एक टाइप की सीवीएन ही है, ठीक है। कुछ नहीं है, रैंडम सी लाइन है जो किसी भी पॉइंट को उसको सामने वाले शीट से मिला दो, तो वो जो लाइन होगी वो एक टाइप की सीवीएन है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सीवीएन समझ में आ गया ना भाई। अब एग्जाम में सवाल आता है सीवीएन की लंबाई निकालने में, ठीक है। सीवीएन की लंबाई हम 2-3 तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 2-3 थ्योरम है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, इनका यूज सीवीएन की लंबाई निकालने में आएगा, ठीक है। तो पहली थ्योरम आप नोट कर लीजिए, स्टुअर्ट थ्योरम, ठीक है। स्टुअर्ट्स थ्योरम, इसको हिंदी में भाई स्टुअर्ट थ्योरम ही बोलते हैं, स्टुअर्ट प्रमेय लिख लो, ठीक है। तो स्टुअर्ट प्रमेय क्या होती है, इसका यूज भाई सीवीएन की लंबाई निकालने में होता है। अभी मैंने आपको बता दिया सीवीएन क्या होता है, किसी भी भुजा के पॉइंट को उसके सामने वाली शीट से मिलाने वाली रेखा क्या है, सीवीएन है। तो स्टुअर्ट थ्योरम का यूज क्या होता है, सीवीएन की लंबाई निकालने में आता है, ठीक है। एग्जाम में सीवीएन की लंबाई निकालने का सवाल आता है ना, ठीक है। तो अब स्टुअर्ट थ्योरम क्या होती है, ठीक है। तो एक त्रिभुज बना लिया मैंने, त्रिभुज एबीसी, बिल्कुल पूरा डिटेल में इसका स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैंने त्रिभुज बना लिया एबीसी, ठीक है। ये शीर्ष ए मान लिया, ये शीर्ष बी मान लिया, ये शीर्ष सी मान लिया, भाई इसका यूज सीवीएन की लंबाई निकालने में होता है, ठीक है। तो ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया एबीसी, शीर्ष ए के सामने की साइड को मैंने स्मॉल ए मान लिया, शीर्ष बी के सामने की साइड को स्मॉल बी मान लिया, और शीर्ष सी के सामने की साइड को मैंने स्मॉल सी मान लिया, ठीक है। ठीक है, मैंने सपोज करो इस त्रिभुज की भुजा ए बी पर ये सीवीएन खींच दी, ठीक है। ये सामने वाले शीट से इस बिंदु को मिला दिया, तो इस त्रिभुज की क्या हो गई, सीवीएन हो गई, और मैं इसका नाम दे देता हूँ एम नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो इसकी लंबाई निकालनी है मेरे को, तो स्टुअर्ट थ्योरम क्या कहती है, ठीक है। और ये सीवीएन जो सीएम है ना, ये भुजा ए बी के दो टुकड़े कर रही है, ठीक है। यहाँ से ए से एम की लंबाई मैंने मान ली एम मान ली, और एम से बी की लंबाई मैंने मान ली एन मान ली, ठीक है। और ये सीएम क्या हो गई, ये सीएम मैं इधर लिख देता हूँ, इस ट्राइंगल की क्या हो गई, सीवीएन हो गई ना भाई, ठीक है। और इसका नाम दे देता हूँ मैं एक्स। तो इस सीवीएन की लंबाई निकालनी है, एग्जाम में इस सीवीएन की लंबाई निकालने का सवाल आता है, ठीक है। तो स्टुअर्ट थ्योरम क्या कहती है, ठीक है। और ये सीवीएन जो है ना, ये भुजा ए बी के दो टुकड़े कर लिया, इस टुकड़े की लंबाई मैंने एम मान ली और इस टुकड़े की लंबाई मैंने एल मान ली। तो स्टुअर्ट थ्योरम क्या क्या कहती है, इस बी स्क्वायर का इसमें गुणा करो, ठीक है। तो बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा, प्लस इस ए स्क्वायर का इसमें गुणा करो एम में, ठीक है। ऐसे गुणा करनी है भाई क्रॉस, इस वजह से मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, कोई कंफ्यूजन आ रहा है, ठीक है। तो इस ए स्क्वायर की गुणा करनी है एम में, बराबर एक्स क्या है भाई, एक्स सीवीएन ही तो है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की गुणा करनी है इस भुजा ए बी की क्या दे रखी है, सी में, प्लस एम एन सी, इन तीनों की गुणा, एम गुणा एन गुणा सी प्लस एम एन सी, ये होती है स्टुअर्ट थ्योरम, ठीक है। बिल्कुल आप लोग बॉक्स में बंद कर लीजिए। तो ये होती है स्टुअर्ट थ्योरम और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसका यूज सीवीएन की लंबाई निकालने में होता है भाई, सीवीएन एक्स सीवीएन ही तो है, बस इसकी लंबाई निकाल लूंगा यहाँ से एक्स से, ठीक है। तो क्या है, इस बी स्क्वायर की गुणा करनी है एन में, ऐसे गुणा करते हैं, ठीक है। तो बी स्क्वायर एन प्लस इस ए स्क्वायर की गुणा करनी है एम में, प्लस ए स्क्वायर एन बराबर एक्स क्या है, सीवीएन है, तो एक्स स्क्वायर की गुणा करनी है पूरी भुजा ए बी की लेंथ कितनी दे रखी है, सी दे रखी है भाई, ये सी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है ना, तो एक्स स्क्वायर सी प्लस एम एन सी, इन तीनों गुणा करनी है, एम एन और सी, इन तीनों की गुणा करनी है। तो ये क्या होती है, ये स्टुअर्ट थ्योरम होती है, ठीक है। इसके प्रूफ से कोई मतलब नहीं है, प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। प्रूफ करेंगे कोई मतलब नहीं है, 10 मिनट वेस्ट जाएगा, तो इसके प्रूफ से कोई मतलब नहीं है। वैसे इसका प्रूफ कोसाइन रूल से आता है,
वो आप लोग कर सकते हो घर पे जाकर भी, बट इसके प्रूफ से कोई लेना देना नहीं है। कभी कभार ये स्टुअर्ट थ्योरम पूछने को आती है तो प्रूफ करेंगे तो बिना मतलब के 10 मिनट खराब होंगे। मैं इंटर दे देता हूँ, कोसाइन रूल से इसका प्रूफ निकल के आता है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हो गया स्टुअर्ट थ्योरम का। कुछ नहीं है, आप 2-3 बार घर पे जाके रिवाइज करोगे तो आपको याद आएगा। बस ऐसे क्रॉस गुणा करनी होती है भाई, बी स्क्वायर की इसमें गुणा करनी है, स्क्वायर की इसमें गुणा करनी है, फिर एक्स स्क्वायर से आ जाएगा प्लस एम एन सी, ठीक है। 2-3 बार घर पे जाके रिवाइज करोगे तो बिल्कुल आ जाएगी स्टुअर्ट थ्योरम, ठीक है। तो स्टुअर्ट थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। कोसाइन रूल से आप इसका प्रूफ कर सकते हो, बट उसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, ठीक है। कई बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं एक करवा देता हूँ, बट कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कर लेते हैं भाई इस पे। तो मैं जैसे कि दे पा रहा हूँ, हम लोग 22 क्वेश्चन से डिस्कस कर चुके हैं, आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ साथ चीजों को नोट करेंगे। क्वेश्चन क्या है, दी गई आकृति में भुजा AC ज्ञात करो, ठीक है। ये क्वेश्चन है तो मैं आकृति बना देता हूँ भाई, चित्र एग्जाम में बना बनाया आएगा भाई, ठीक है। दे रखा है ना, दी गई आकृति ABC, ठीक है। ये CD दे रखा है, इसमें 5 दे रखा है, और ये लाइन दे रखी है 9 दे रखी है, 3 दे रखी है, और ये B दे रखी है, और ये 6 दे रखी है, ठीक है। 6 है, ठीक है। मैं ऑप्शन निकाल देता हूँ, तब तक आप लोग करने की कोशिश करो, क्योंकि स्टेटमेंट मैंने बता दिया आपको अभी 10, 8, 12, 13, 10, 8, 12, 13 भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे। क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि दी गई आकृति में भुजा AC की लंबाई निकालनी है, ठीक है। मेरे को ये ABC त्रिभुज दे रखा है, ठीक है। उसमें ये CD क्या है, CD भाई CVN ही तो है, ठीक है। अब CVN की लंबाई का ही तो सवाल आया है, ठीक है। तो क्या करूंगा, स्टुअर्ट थ्योरम लगा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे को CVN की लंबाई दे रखी है, यहाँ पे ये त्रिभुज की दोनों भुजाएं दे रखी है, तो इस भुजा की लंबाई निकालना तो क्या भाई, ये CD CVN है, तो CVN आ गया तो क्या लगाऊंगा, स्टुअर्ट थ्योरम लगा दूंगा, ठीक है। तो स्टुअर्ट थ्योरम क्या होती है, ठीक है। इस बी स्क्वायर की गुणा करनी है, इसमें बताया था बिल्कुल, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर गुणा 3 प्लस इस 6 स्क्वायर की गुणा करनी है 9 में, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 6 स्क्वायर गुणा 9 बराबर क्या आता है, बराबर एक्स स्क्वायर सी आता है। एक्स का मान क्या आता है, CVN है 5, तो 5 स्क्वायर सी क्या होती है, ये पूरी भुजा होती है, भुजा AB कितनी है 9 और 3 12, ठीक है। प्लस MNC, प्लस MNC करते हैं ना, MNC क्या होता है, M ये होता है, N ये होता है, और C क्या होता है, पूरी होती है। तो 9 गुणा 3 MN गुणा C कितनी आ जाएगी, पूरी भुजा आ जाएगी, AB कितनी होगी 12 होगी। तो ये स्टुअर्ट थ्योरम आ गई, ठीक है। अब यहाँ से मैं B की वैल्यू कैलकुलेशन करके निकाल लूंगा यहाँ से, ठीक है। तो क्या आप कैलकुलेशन करते हैं, 3B स्क्वायर 36 गुणा 9 कितना होगा 324, 25 गुणा 12 कितना होगा 25, अगर 150, 150 को दोगुना करूंगा कितना आ जाएगा 300, प्लस ये कितना आ जाएगा भारतीय 36 गुणा 9 कितना करूंगा 324 आ गया भाई ये, ठीक है। अब ये देखो 324 से 324 कट गया, 3B स्क्वायर बराबर कितना आ गया 300 आ गया। बात करो B स्क्वायर बराबर 100 आ गया, तो B की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। तो भुजा B की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये इस्तेमाल स्टुअर्ट थ्योरम का CVN की लंबाई निकालने में इसका यूज होता है। CVN दे रखा था, बस मुझे यहाँ से भुजा की लंबाई निकालनी है, तो जहाँ भी CVN आएगी तो स्टुअर्ट थ्योरम लगा दूंगा। तो देखो भुजा B की वैल्यू बड़ी इजीली आ गई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये स्टुअर्ट थ्योरम का यूज होता है भाई, ठीक है। मैं एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, बाकी प्रीवियस ईयर में ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे, और कंसेप्ट यही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं भाई। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल डिटेल में समझ में आ गया होगा भाई। याद करने का भी तरीका बताया कैसे याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, स्टुअर्ट्स थ्योरम इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। स्टुअर्ट थ्योरम इन आइसोसेलेस अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज में स्टुअर्ट थ्योरम, ठीक है, ये लगाते हैं, ठीक है।
तो कंसेप्ट क्या है, बिल्कुल करते हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, वो त्रिभुज जिसके दो भुजाएं बराबर होती है, वो त्रिभुज क्या होता है, वो त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, तो मैंने एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेता हूँ ABC। ठीक है, ये एक मैंने समद्विबाहु त्रिभुज बना लिया ABC C। ठीक है, शीर्ष A के सामने की साइड को स्मॉल a मान लेता हूँ, शीर्ष B के सामने की साइड स्मॉल b, और शीर्ष C के सामने की साइड को मैं स्मॉल c मान लेता हूँ। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं स्टुअर्ट थ्योरम इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो समद्विबाहु त्रिभुज में स्टुअर्ट थ्योरम कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो मैंने समद्विबाहु त्रिभुज बना लिया है। ठीक है, तो क्या कर दिया यार, समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है ना। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज कर लिया मैंने, जिसमें मैंने मान लिया AC बराबर BC मान लिया। ठीक है, इसके सामने अगर ये है तो ये भुजा भी तो बराबर हो जाएंगी, AC बराबर BC। तो ये क्या होगा, एक तरीके से समद्विबाहु त्रिभुज बना लिया था जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। तो मैंने त्रिभुज ABC क्या बना लिया, समद्विबाहु त्रिभुज बना लिया। ठीक है, तब क्या करना है मुझे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस त्रिभुज की शीर्ष से ये एक C1 खींच देता हूँ। ठीक है, इसका नाम क्या दे देता हूँ, मैं M दे देता हूँ इसका नाम। M क्या, कुछ और ले देते हैं, इसका नाम D दे देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस समद्विबाहु त्रिभुज की C1 खींच दी। ठीक है, और इसका नाम दे देता हूँ मैं X दे देता हूँ। ठीक है भाई, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना, इसमें AC बराबर क्या है, BC है, दो भुजाएं बराबर रहती है, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब समद्विबाहु त्रिभुज की जहां पर दो बराबर भुजाएं मिलती है ना, उस शीर्ष से मैंने C1 खींच दी। ठीक है, तो इस C1 की लंबाई निकालना है। ठीक है, A से D की दूरी में मान लेता हूँ M मान लेता हूँ, और B से D की दूरी मान लेता हूँ N मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से समद्विबाहु त्रिभुज की मेरे को जहाँ पर दो बराबर भुजाएं मिल रही है वहां से मैंने C1 खींची, तो मुझे इस C1 की लंबाई निकालनी है। ठीक है, आप बिल्कुल इस C1 की लंबाई स्टुअर्ट थ्योरम से भी निकाल सकते थे। ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा और जल्दी करेंगे। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में डायरेक्ट कंसेप्ट बनता है, उससे हम करेंगे तो और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, स्टुअर्ट थ्योरम से भी कर सकते थे। ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा और जल्दी कर लेंगे। ठीक है, स्पेशल केस पढ़ रहे हैं ना हम आइसोसेलेस ट्रायंगल का। ठीक है, तो क्या होता है, तो यहाँ से C1 की लंबाई क्या होती है, एक्स स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर माइनस का MN। ठीक है, ये कंसेप्ट होता है भाई। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज की अगर मेरे को C1 निकालनी है तो बिल्कुल ये कंसेप्ट डिस्कस करूंगा। स्टुअर्ट थ्योरम से भी हम निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा और आसान करने के लिए, कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप ये कंसेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये x क्या है, C1 है तो एक्स स्क्वायर बराबर A स्क्वायर माइनस MN। ए क्या है, दोनों बराबर भुजाएं थे, A है A स्क्वायर माइनस MN। देखो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी M है यहाँ, और C की वैल्यू क्या दे रखे हैं, M प्लस M। C पूरी यही तो है भाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो C क्या है, M प्लस M। ठीक है, ये एक्चुअली ये स्टुअर्ट थ्योरम से ही आता है। ठीक है, तो बिल्कुल बता देता हूँ कैसे आता है। ठीक है, स्टुअर्ट थ्योरम क्या होती है, स्टुअर्ट थ्योरम यही तो होती है भाई। अब डायरेक्ट करेंगे, A स्क्वायर है, इस A स्क्वायर गुना करनी है M में, प्लस इसकी गुना करनी है A स्क्वायर की M में, A स्क्वायर M बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर C, एक्स स्क्वायर C प्लस MNC, MNC, ये MNC कर दिया, यही तो होती है स्टुअर्ट थ्योरम। ठीक है, अब देखो यहाँ से A स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या आएगा, M प्लस M। देखो यहाँ से C कॉमन आ रहा है तो क्या करूँगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस M। ठीक है, ये आ जाए। अब ये C क्या है, C M प्लस M ही तो है, इस C से C काट देता हूँ तो क्या आएगा यहाँ से, A स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस MN। ठीक है, अब बात करो एक्स स्क्वायर क्या आएगा यहाँ से, तो A स्क्वायर माइनस MN ही तो आएगा। ठीक है, यही तो लिखा है मैंने, एक्स स्क्वायर बराबर A स्क्वायर माइनस MN। ठीक है, स्टुअर्ट थ्योरम से लगा सकते थे, बट एक समद्विबाहु एक स्पेशल केस है स्टुअर्ट थ्योरम का। ठीक है, उसे आप करोगे तो देखो कितना जल्दी उत्तर आ जाएगा। ठीक है, स्टुअर्ट थ्योरम से ही आए, स्टुअर्ट थ्योरम का एक्सपेंशन रूप है। ठीक है, उससे थोड़ा सा आगे है। ठीक है, तो एक स्पेशल कंसेप्ट बनता है समद्विबाहु त्रिभुज में स्टुअर्ट थ्योरम का। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इस पर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं भाई, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है भाई, समद्विबाहु त्रिभुज में स्टुअर्ट थ्योरम लगा सकते हैं, बट इससे ना और भी जल्दी उत्तर आएगा। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो मेरे साथ अब क्वेश्चन नोट करो भाई। क्वेश्चन नंबर 24, दिए गए चित्र में मैं यदि ए बी बराबर AC बराबर कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर, और BC बराबर 11 सेंटीमीटर, और BD बराबर 7 सेंटीमीटर, तब भुजा AD की लंबाई निकालो भाई।
ठीक है, मैं बिल्कुल चित्र बना देता हूँ। ABC, ये क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑप्शन लिखा देता हूँ मैं, 6, 5.5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। और भाई ये मेंस का सवाल है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है दिए गए चित्र में, यदि ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है, ये त्रिभुज ए बी सी दे रखा है, उसमें मेरे को ए बी बराबर ए सी दे रखा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ए बी सी क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, उसमें ये दोनों भुजाओं की लेंथ दे रखी है 8 और 8 दे रखी है। ठीक है, अरे भुजा बी सी यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखी है मुझे 11 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, और ये बी डी दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, और पूरी लेंथ 11 सेंटीमीटर दे रखा है, ये लेंथ 7 सेंटीमीटर दे रखी थी, एक बचे कितनी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तब मुझे एडी की लंबाई निकालनी है। तो भाई एडी क्या होगा, आप ध्यान से देखो, एडी क्या है, एडी सी वेनी तो है, यानी कि मुझे इस समद्विबाहु त्रिभुज की सी वेनी तो निकालनी है। सपोज करो मैं एडी को एक्स मान लेता हूँ, तो कंसेप्ट क्या है, बिल्कुल कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एम एन, यही तो कंसेप्ट बताया था, समद्विबाहु त्रिभुज की सी वेन निकालने का यही कंसेप्ट बताया था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर क्या है, सी वेन है, तो ए की वैल्यू क्या दे रखी है 8 दे रखी है, तो 8 स्क्वायर माइनस एम एन, एम एन क्या होता है, एम ये हो गया 7 और एन कितना होगा 4 हो गया, बस इसको सॉल्व कर लूंगा। 64 माइनस कितना आएगा 728, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 16 आ जाएगा, 14 में 60 गए 5, सॉरी 36 आ जाएगा ना, एक्स स्क्वायर बराबर 36 आ गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, तो कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखो मेंस का सवाल अगर आपको कंसेप्ट आता होगा तो कितना इजीली कर पाओगे। ठीक है, इस वजह से कंसेप्ट को बिल्कुल डिटेल में मैंने डिस्कस किया। ठीक है, देखो आप विद इन 5 सेकंड में इसका उत्तर कर सकते थे। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 36 आ जाएगी। ठीक है, तब तक आप नोट कर लीजिए। एक्चुअली आप इसमें कैसे कर सकते थे, देखो समद्विबाहु त्रिभुज है, आप इसमें यहाँ से ए से लंब डाल के भी कर सकते थे, क्योंकि आप जैसे ही लंब डालोगे तो लंब क्या हो जाएगा, ये लंब एल्टीट्यूड और मीडियन ये सब बन जाता है ना समद्विबाहु त्रिभुज में, अगर ऊंचाई खींचते हैं। ठीक है, आप उससे भी कर सकते थे, तो वहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा के कर सकते थे, लेकिन वहाँ से बहुत लेंथी हो जाएगा। अब देखो ये कंसेप्ट अगर आपको आता होगा तो आप लोग कितना ईजिली कर पाओगे। ठीक है, इस वजह से हर एक कंसेप्ट की एक अलग ही जगह होती है। ठीक है, बिल्कुल आप समद्विबाहु त्रिभुज में यहाँ से लंब डाल के कर सकते थे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, लेकिन वहां से थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अगर आपको कंसेप्ट आता होगा तो विद इन 5 सेकंड में इसका उत्तर ला सकते थे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा। मेंस का सवाल था, देखो विद इन 5 सेकंड में आप लोग कर सकते थे, बट कंसेप्ट जानने के बाद भी कर सकते थे भाई। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा भाई। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी बराबर कितना दे रखा है 17 सेंटीमीटर दे रखा है। अब दे रखा है बी सी पर डी कोई बिंदु है, भुजा बी सी पर डी कोई बिंदु है। ठीक है, यदि ए डी बराबर 15 सेंटीमीटर और सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो बी डी की लंबाई याद करो भाई, तो भुजा बी डी की लंबाई याद करो। ठीक है, तो मैं ऑप्शन निकाल देता हूँ। मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप मेरे कराने से पहले हर स्टूडेंट का इसका उत्तर आ जाना चाहिए, क्योंकि हमने डिटेल बिल्कुल कंसेप्ट बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया, एग्जाम्पल भी कर लिया, उस पर क्वेश्चन भी कर लिया। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं भाई। ठीक है, क्या दे रखा है त्रिभुज एबीसी में। ठीक है, एक मैं त्रिभुज खींच लेता हूँ भाई, त्रिभुज एबीसी, ये मैंने त्रिभुज खींच लिया, त्रिभुज एबीसी। क्या दे रखा है ए बी बराबर ए सी, अर्थात ये भुजा 17 दे रखी है, भुजा 17 दे रखी है, तो एबीसी क्या होगा एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, भुजा बीसी पर कोई बिंदु डी है। ठीक है, भुजा बीसी पर कोई बिंदु डी है, यदि ए डी देखो इस बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिला दिया, तो ये क्या हो गई एक टाइप की सीवेन हो गई, तब इस समद्विबाहु त्रिभुज की सीवेन हो गई ना।
अभी सीवियन की लंबाई दे रखी है मेरे को 15 सेंटीमीटर दे रखी है, और यहाँ से सी डी की लंबाई दे रखी है 4, तो बी डी की लंबाई निकालना है। तो बिल्कुल निकाल नहीं सकते क्या आप? बिल्कुल। ये कैसा केस बन गया, स्टोर थ्योरम इन समद्विबाहु त्रिभुज बन गए ना। तो अब जैसे लगाऊंगा तो यहाँ से बी डी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो क्या होता है कंसेप्ट, क्या होता है, 15 स्क्वायर था सीवियन का स्क्वायर बराबर 17 स्क्वायर, मैं इसको एक्स मान लेता हूँ बी डी को, 17 स्क्वायर माइनस 4 गुणा एक्स, यही तो होता है। अब इसको सॉल्व करके यहाँ से बी डी की लंबाई निकाल लूंगा मैं, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ से, 15 का स्क्वायर 225 और 289 माइनस के 4x को दलाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 9 + 5 का 4, 8 + 2 का 6, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बी डी आ गई 16। तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो मेंस का सवाल था ये भी, विद इन आप लोग 5 सेकंड में कर सकते थे, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नई थ्योरम पढ़ेंगे, नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप नोट कर लिया हुआ, ठीक है। तो ये हम लोगों ने स्टुअर्ट थ्योरम कर ली, और स्टुअर्ट थ्योरम का स्पेशल केस कर लिया समद्विबाहु त्रिभुज में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। नया कंसेप्ट, तीसरा कंसेप्ट पढ़ते हैं भाई, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए आप, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। हिंदी में लिखा देता हूँ भाई, आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज्योमेट्री की सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो ये थ्योरम बहुत आगे है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, पीरी में तो भाई 100% एक क्वेश्चन फिक्स है। अब तक हमने ज्योमेट्री में जो भी पढ़ा उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है, ठीक है। बिल्कुल हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, स्टेटमेंट पढ़ेंगे, प्रूफ बताऊंगा इसका, ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। तो ध्यान रखना, प्री हो चाहे मेंस हो, प्री में तो 100% फिक्स है क्वेश्चन इसका पूछा जाता है, चाहे CHSL हो, CGL हो, CPO, हर एग्जाम में प्री में क्वेश्चन फिक्स से पूछा ही जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय। अब आंतरिक कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, बिल्कुल हम लोग बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो किसी कोण के 2 बराबर टुकड़े कर दे, तो वो लाइन क्या होगी, उस एंगल का एंगल बाइसेक्टर हो जाएगी, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर प्रमेय डिस्कस करते हैं क्या होती है, ठीक है। तो मैंने एक त्रिभुज बना लिया, ये एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है। इधर लिख लेता हूँ, उधर प्रूफ कर देंगे इसका। ये एक त्रिभुज बना लिया मैंने, ठीक है। ये ABC एक त्रिभुज बना लिया, ये शीर्ष B मान लिया, और ये शीर्ष मैंने C मान लिया। तो ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया ABC, ठीक है। इस त्रिभुज ABC का मैंने एंगल A का, आप किसी भी एंगल का खींच सकते थे, ठीक है। और ये फॉर एनी ट्रायंगल, हर एक ट्रायंगल के लिए पॉसिबल है, किसी भी साइज और शेप का ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है। तो मैंने एंगल A का भुजा BC पर एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, तो AD क्या हो गया, इस एंगल A का एंगल बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, किसी भी कोण के 2 बराबर टुकड़े करने वाली लाइन क्या होती है, एंगल बाइसेक्टर होती है। तो मैंने एंगल A का बाइसेक्टर खींच दिया AD, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, ये भी थीटा हो जाएगा। तो मैं बोलूँ यहाँ से AD क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ, AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, ठीक है। तो ये AD क्या है, एंगल A का एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। तो आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय क्या होती है, तो एंगल बाइसेक्टर प्रमेय क्या होती है, ठीक है। तो अब स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल बाइसेक्टर प्रमेय क्या होती है, एंगल बाइसेक्टर अपोजिट सीड्स को उसी रेशो में डिवाइड करती है जिस रेशो में एंगल बनाने वाली साइड होती है, ठीक है। ये एंगल बाइसेक्टर का स्टेटमेंट होगा, फिर से समझ लीजिए।
एंगल बाई सेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशो में डिवाइड करती है जिस रेशो में एंगल बनाने वाली साइड होती है। ठीक है, तब देखते हैं। ठीक है, ये मैंने त्रिभुज एबीसी खींच लिया, इस एंगल ए का मैंने एंगल बाई सेक्टर खींच लिया एडी। तो मैंने क्या बोला स्टेटमेंट, एंगल बाई सेक्टर अपोजिट साइड। तो देखो मैंने एंगल बाई सेक्टर खींच दिया कौन, ए का एडी। तो ये सामने वाली भुजा बीसी को दो बराबर टुकड़ा हुआ, बराबर ये दो टुकड़े में डिवाइड कर रहा है ना, ये दो टुकड़ों में कर रहा है बीडी और डीसी में। ठीक है, मैंने इस एंगल ए का एंगल बाई सेक्टर खींचा जो सामने वाली भुजा बीसी को दो टुकड़ों में डिवाइड कर रहा है, एक टुकड़ा हुआ है बीडी हो गया और एक टुकड़ा हुआ है डीसी। तो मैंने स्टेटमेंट क्या बोला कि एंगल बाई सेक्टर ये एडी अपोजिट साइड को जिस रेशो में डिवाइड करता है, भाई ये बीडी और डीसी में डिवाइड कर रहा है, जिस रेशो में उसी रेशो में एंगल बनाने वाली साइड होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ से, अब मैंने देखो एंगल ए का एंगल बाई सेक्टर खींचा, तो एंगल ए बनाने वाली भुजा कौन कौन सी है, ए बी है और ए सी है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ से ए बी रेशो ए सी क्या होगा, यहाँ से देखो मैंने एंगल ए का बाई सेक्टर खींचा है, तो एंगल ए बनाने वाली भुजा कौन सी होगी, ए बी होगी और ए सी होगी। अगर मैं बात करूं यहाँ से ए बी और ए सी रेशो क्या होता है, ए बी रेशो ए सी होता है बी डी बराबर डी सी। ये होता है एंगल बाई सेक्टर प्रमेय। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा स्टेटमेंट, देखो मैंने एंगल ए का बाई सेक्टर खींचा, तो स्टेटमेंट क्या होता है, एंगल बाई सेक्टर ये ए डी एंगल बाई सेक्टर खींच दिया, इसके सामने ये भुजा अपोजिट साइड को उसी रेशो में डिवाइड करता है जिस रेशो में एंगल बनाने वाली साइड होती है। एंगल ए का बाई सेक्टर खींचा, तो एंगल बनाने वाली साइड कौन सी हो, ए बी और ए सी। ए बी और ए सी का रेशो वही होगा जो रेशो बी डी और डी सी का होगा। आप यहाँ याद कैसे रख सकते हैं, भाई ये भुजा ए बी के पास में क्या है, भुजा पास में बी डी है, तो ये दोनों पास में ले लूंगा, और डी सी ए सी के पास में तो ये पास में ले लूंगा। ठीक है, तो ये देखो एंगल बाई सेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशो में डिवाइड कर रहा है, उसी रेशो में डिवाइड कर रहा है जिस रेशो में एंगल बनाने वाली साइड होती है। ठीक है, भाई एंगल बनाने वाली साइड ये है, तो ए बी रेशो ए सी क्या होगा, बी डी रेशो ए सी होगा। देखो एंगल बनाने वाली साइड ये है, तो इनका रेशो ये इस साइड में डिवाइड कर रहा है, तो बी डी बराबर बी डी अपॉन डी सी आ जाएगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट हो गया एंगल बाई सेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशो में डिवाइड करता है जिस रेशो में एंगल बनाने वाली साइड होती है। ठीक है, ये एंगल बाई सेक्टर प्रमेय होगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय थी। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं, ये ए बी के पास में बी डी है, तो इनको ए बी के सामने बी डी ले लूंगा, और ए सी के पास में डी सी है तो ए सी के सामने डी सी ले लूंगा। ठीक है, बिल्कुल मैं प्रूफ बता देता हूँ, वैसे इसके प्रूफ की कोई जरूरत नहीं थी बट फिर भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो प्रूफ देख लेते हैं भाई इसका प्रूफ आप दो तीन तरीके से कर सकते हैं, हम लोग साइन रूल से कर लेते हैं। ठीक है, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं थी, टाइम वेस्ट है, बट मैं बता देता हूँ क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, ये मैंने एबीसी खींच लिया। ठीक है, ये तो मैंने एंगल ए का बाइसेक्ट खींचा, आप एंगल बी का भी खींच सकते थे, एंगल सी का भी खींच सकते थे। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, मैंने एंगल ए का बाइसेक्ट खींच दिया एडी। ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो प्रूफ जान लेते हैं, साइन रूल से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एंगल एडी भुजा बीसी को दो टुकड़ों में डिवाइड कर रहा है, बीडी और डीसी। तो यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज एडीसी एडीबी बन रहा है, एक त्रिभुज एडीसी बन रहा है। ठीक है, तो सपोज करो मैं इस एंगल को मैं अल्फा मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये एंगल कितना बचा, ये एंगल 180 डिग्री माइनस अल्फा बचा ना, सीधी रेखा मतलब 180 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज एडीबी बन रहा है और एक त्रिभुज एडीसी बन रहा है। तो हम लोग साइन रूल से प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं त्रिभुज एडीबी में साइन रूल लगाता हूँ, त्रिभुज एडीबी में साइन रूल लगाते हैं। तो साइन रूल क्या होता है, ये मैंने आपको बिल्कुल बताया था। ठीक है, साइन रूल क्या होता है, किसी भी साइड पर किसी भी त्रिभुज में साइड्स का रेशो उनके अपोजिट एंगल के साइन के रेशो के बराबर होता है। ठीक है, तो मैं त्रिभुज एडीबी में साइन रूल लगाता हूँ। ठीक है, तो अब मैं देखूंगा इस एंगल के सामने भुजा बीटी है, इस एंगल थीटा के सामने भुजा बीटी है, तो इसके सामने क्या आ जाएगा, इसके सामने आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, मैं बात करता हूँ इस एंगल के सामने भुजा कौन सी है, इस एंगल के सामने भुजा ए बी है। ठीक है, ए बी है, तो इसके सामने क्या आ जाएगा, साइन अल्फा आ जाएगा। यही तो है भाई साइन रूल, किसी भी त्रिभुज में साइड्स का रेशो, देखो साइड्स का रेशो मुझे बीडी लेना, तो उसके सामने लेना है साइन थीटा, तो बीडी के सामने साइन थीटा ले लिया। अब मुझे ए बी के सामने क्या लेना है, मुझे ए बी के सामने लेना है साइन अल्फा, ताकि किसी भी त्रिभुज में साइड्स का रेशो उनके अपोजिट एंगल के साइन के रेशो के बराबर होता है। तो ये मैंने त्रिभुज एडीबी में क्या लगा दिया, त्रिभुज एबीडी में साइन रूल लगा दिया। इसी तरह आप त्रिभुज एडीसी में साइन रूल लगा लो, एडीसी में साइन रूल लगा लो। ठीक है, तो क्या देखो, ठीक है, ये आ गया यहाँ से। देखो इस एंगल के सामने क्या है, भुजा डीसी है, भुजा डीसी है, तो इसके सामने क्या जाएगा, साइन थीटा जाएगा। ठीक है, अपॉन देखो इस एंगल के सामने क्या है, भुजा एसी है, तो इसके सामने क्या जाएगा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो यही तो साइन रूल होगा, किसी भी त्रिभुज में साइड्स का रेशो उनके अपोजिट एंगल के साइन के रेशो के बराबर होता है। तो मैंने त्रिभुज एडीसी में साइन रूल लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं क्या आएगा ये। अब यहाँ से त्रिकोणमिति के एक छोटा सा कंसेप्ट हो देख लीजिए, साइन 180 डिग्री माइनस अल्फा क्या होगा, यहाँ से साइन अल्फा आएगा। ठीक है,
इसकी वैल्यू साइन अल्फा आती है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से साइन थीटा बराबर साइन अल्फा आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ भी साइन थीटा अपॉन साइन अल्फा रहा है, यहाँ भी साइन थीटा अपॉन साइन अल्फा रहा है, ये दोनों लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड बराबर हो जाएगी। ठीक है भाई, बी डी और ए बी का वैल्यू वही है जो वैल्यू डी सी और ए सी की है। ठीक है, तो यहाँ से मैं बात करूँ बी डी अपॉन ए बी बराबर क्या आ गया यहाँ से डी सी अपॉन ए सी आ जाएगा, यही तो आ गया यहाँ से। ठीक है, तो देखो ये आ गया ना यहाँ से। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ यहाँ से, ठीक है, अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ, ठीक है, उल्टा कर देते हैं ए बी बटा बी डी बराबर ए सी अपॉन डी सी। ठीक है, अब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा यहाँ से ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी, यही तो साइन रूल आया भाई, यही तो एंगल बाई सेक्टर थ्योरम है। ए बी बटा ए सी बराबर बी डी अपॉन डी सी। ठीक है, ए बी भाई ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इधर आ जाएगा ना, यहाँ से ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा ए सी बटा ए बी बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना तो कितना आ जाएगा डी सी अपॉन बी डी, यही तो चीज़ आया। ठीक है, यही तो चीज़ आई, बस इसको उल्टा करेंगे तो यही तो चीज़ निकल के आ गई। तो ये इसका प्रूफ हो गया, इसके प्रूफ से कोई मतलब नहीं था, ना कोई इसके प्रूफ पे सवाल बनता है, ये तो मैंने बता दी क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम थी। तो एंगल बाई सेक्टर थ्योरम क्या हो गई, किसी भी त्रिभुज में एंगल बाई सेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशो में डिवाइड करता है, अपोजिट साइड को उसी रेशो में डिवाइड करता है जिस रेशो में एंगल बनाने वाली साइड होती है। ठीक है, तो ये एंगल बाई सेक्टर का स्टेटमेंट हो गया, बिल्कुल प्रूफ भी मैंने बता दिया, प्रूफ से कोई मतलब नहीं था, टाइम वेस्ट था, फिर भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो स्टेटमेंट हो गया, बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया हम लोगों ने। अब मैं इसमें एग्जाम्पल करा देता हूँ भाई कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे एग्जाम्पल पूछता हूँ कि मैंने एक त्रिभुज एबीसी बना दिया, त्रिभुज एबीसी बना दिया। ठीक है, मैंने इस एंगल ए का एंगल बाई सेक्टर खींच दिया, भाई ये एंगल ए का एंगल बाई सेक्टर है। ठीक है, तो ये भुजा मैंने मान ली 16 मान ली। ठीक है, और ये भुजा मैंने मान ली कितनी मान लेता हूँ 36 मान लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ से बी डी रेशो डी सी निकालो कितना आ जाएगा, बी डी रेशो डी सी कितना आ जाएगा, तो बिल्कुल एंगल बाई सेक्टर थ्योरम लगा दूंगा। ठीक है, ये ए डी क्या है एंगल बाई सेक्टर है। ठीक है, तो एंगल बाई सेक्टर पर में क्या होती है, एंगल बाई सेक्टर थ्योरम होती है, एंगल बाई सेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशो में डिवाइड करता है जिस रेशो में एंगल बनाने वाली साइड होती है। ठीक है, मैंने एंगल ए का एंगल बाई सेक्टर किया, तो एंगल ए बनाने वाली साइड क्या हो गई 16 और 36, इनका रेशो ले लूंगा तो कितना जाएगा यहाँ से 4 चौक 16 4 नाम 36, तो ये 4 आ जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक और ये 9 यूनिट आ जाएगी, तो 4 रेशो 9 आ जाएगा ना। ध्यान रखना, इसके पास में ये वाला रेशो ले लेते हैं, डायरेक्ट याद करने का तरीका बता रहा हूँ, और इसके पास में ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बी डी रेशो डी सी क्या आ जाएगा 4 अल्फा 9 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसी में एक देख लेते हैं भाई नया कंसेप्ट, आज मैं सोच रहा था बाद में बता दूंगा बट इसी के साथ कर लेता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर थ्योरम बता दी, स्टेटमेंट बता दिया, प्रूफ बता दिया और इस पर एग्जाम्पल भी बता दिया मैंने। ठीक है, अब ये तो मैंने एंगल बाई सेक्टर की प्रमेय बता दी। अब अगर बात करूं मैं एंगल बाई सेक्टर की लंबाई कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो भी यहीं देख लेते हैं, मैं सोच रहा था बाद में करा देंगे बट इसके साथ ही कर लेते हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट लिख लीजिए, लेंथ ऑफ एंगल बाई सेक्टर। ठीक है, एंगल बाई सेक्टर की लंबाई कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल करते हैं कंसेप्ट। ठीक है, तो जैसे कि मैंने एक त्रिभुज बना लिया, एक त्रिभुज बना लिया ए बी सी, ए बी सी मैंने एक त्रिभुज बना लिया। ठीक है, ये ए बी सी मैंने त्रिभुज बना लिया। ठीक है, मैंने एंगल सी का एंगल बाई सेक्टर खींच दिया, तो भुजा ए बी को डी पे जाकर मिलता है। ठीक है, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हुआ। ठीक है, और ये एंगल बाई सेक्टर सी डी भुजा ए बी के 2 टुकड़े कर रहा है, इस टुकड़े की लंबाई मान लेता हूँ मैं एम मान लेता हूँ, और इसकी लंबाई मान लेता हूँ एन मान लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, और ये भुजा ए सी की लंबाई क्या मान लेता हूँ मैं, बी के सामने स्मॉल बी मान लेता हूँ और भुजा ए के सामने स्मॉल ए मान लेता हूँ। ठीक है, तो एंगल बाई सेक्टर की लंबाई क्या आ जाएगी, आप इसको स्टुअर्ट थ्योरम से भी कर सकते थे, क्योंकि ये क्या है स्टुअर्ट थ्योरम सीवियर की लंबाई निकालने को आता है, तो एंगल बाई सेक्टर भी एक टाइप की सीवियर है, तो बिल्कुल आप स्टुअर्ट थ्योरम से कर सकते थे। बट और इजी करने के लिए भाई ये कि सीवियर नहीं तो है, बट इस सीवियर का स्पेशल नाम दे दिया मैंने, क्या एंगल बाई सेक्टर दे दिया, तो इसको और आसान तरीके से कर लेते हैं इसी कंसेप्ट पे। ठीक है, तो ये सी डी क्या है एंगल बाई सेक्टर है, इसको मैं मान लेता हूँ एक्स मान लेता हूँ, तो यहाँ से क्या निकल के आएगी एंगल बाई सेक्टर की लेंथ क्या निकल के आएगी एक्स स्क्वायर बराबर
ए बी माइनस का एम एन, ठीक है, ये होती है एंगल बाई सेक्टर की लंबाई निकालने का फॉर्मूला होता है। आप इसको स्टोर थ्योरम से भी कर सकते थे भाई, बी स्क्वायर एन ए स्क्वायर एम बराबर एक्स स्क्वायर एम एन प्लस एम एन सी, ऐसे भी कर सकते थे, बिल्कुल आप कर सकते थे। बट एक स्पेशल सीवीएन है एंगल बाई सेक्टर, एंगल बाई सेक्टर, ठीक है, तो आप उसको इस तरीके से करोगे तो बिल्कुल जल्दी से हो जाएगा सवाल, ठीक है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल आप स्टोर थ्योरम से कर सकते थे। बट एक स्पेशल सीवीएन है, उसका एक कंसेप्ट होता है, बिल्कुल आप डिटेल में कर सकते हो। इसके प्रूफ से कोई मतलब नहीं है, प्रूफ स्टोर थ्योरम से ही निकल के आता है, बट उसके प्रूफ से कोई लेना देना नहीं है, स्टेटमेंट कर लिया, ठीक है। अब एग्जाम्पल करेंगे इस पर, ठीक है, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। तो ये एंगल बाई सेक्टर की लंबाई निकालने का कंसेप्ट हो गया, ठीक है। कभी कभार ही आता है भाई लेंथ ऑफ एंगल बाई सेक्टर, बट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसका प्रूफ से कोई मतलब नहीं है, स्टोर थ्योरम से आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप करते हैं भाई, क्वेश्चन करते हैं भाई, बिल्कुल मैंने आपको सारे कंसेप्ट डिटेल में डिस्कस किए, अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। त्रिभुज एबीसी में एडी एंगल ए का आंतरिक कोण समद्विभाजक है। जो बीसी से बीसी से बिंदु डी पर मिलता है, डी बिंदु पर मिलता है सेंटर में, ठीक है। यदि बी डी बराबर 3.6 सेंटीमीटर है और बीसी बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो ए बी और ए सी का अनुपात ज्ञात करिए। तो ए बी अनुपात ए सी ज्ञात करो, ठीक है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे भाई, ठीक है, बिल्कुल कंसेप्ट बता दिया मैंने। अब हम लोग डिटेल में करेंगे, तो ऑप्शन लिखा देता हूँ, बी सी डी 11 9 7 13 13 7 9 11, ठीक है। करते हैं, क्या दे रखा है त्रिभुज एबीसी में, तो भाई मैं त्रिभुज एबीसी बना लेता हूँ। एंगल ए का मुझे बाइसेक्टर खींचना है, तो आप क्या करो, एंगल ए को ऊपर बना ले करो, थोड़ा सा आसान रहेगा, वैसे आप कहीं पर बना सकते हो, बट एंगल ए का बाइसेक्टर खींचने को बोला है, तो मैं एंगल ए ऊपर बना लेता हूँ, कि मैंने ए बी सी शीर्ष ए मैंने ऊपर बना लिया, तो ये मैंने त्रिभुज एबीसी खींच लिया। क्या बोला, एंगल ए का आंतरिक कोण समद्विभाजक जो भुजा बीसी से बिंदु डी पर मिलता है, तो मैंने एंगल ए का ही एंगल बाइसेक्टर खींच दिया जो भुजा बीसी से बिंदु डी पर मिलता है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे वैसे चित्र बना लेता हूँ, ठीक है। यदि बी डी बराबर 3.6 सेंटीमीटर है, ये बी डी बराबर 3.6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, और बी सी बराबर, बी सी 8 सेंटीमीटर है, ये पूरी लेंथ यहाँ से 8 सेंटीमीटर है, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, ये 4 पॉइंट कितनी आ जाएगी, 4.4 आ जाएगी ना, ठीक है। पूरी 8 सेंटीमीटर 3.6 है, तो ये 4.4 आ जाएगी। तो यहाँ से मुझे ए बी रेशो ए सी पूछा है, तो क्या आ जाएगा ए बी रेशो, ए बी के पास में ये है 3.6/4.4, बिल्कुल इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर हो जाएगी। तो अब मैं इसको रेशो लेता हूँ, तो क्या आएगा यहाँ से 4 नाम 36 4 एकम 4, कौन सा आएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर से इजीली होगा। क्या होता है इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर, एंगल बाई सेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशो में डिवाइड करता है जिस रेशो में एंगल बनाने वाली साइड होती है, ठीक है। इस भुजा के पास में ये भुजा लेनी है, तो ए बी के सामने 3.4, ए सी के सामने 4.6, इनका रेशो लूंगा तो 9:11, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो देखो ये होता है, एक बार स्टेटमेंट पढ़ लिया तो कितना इजीली हो गया अब आप लोग करना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। त्रिभुज एबीसी में एडी एंगल ए का समद्विभाजक है। यदि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर है, ए सी बराबर 7.5 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो बी सी के मध्य बिंदु से डी की दूरी ज्ञात करो भाई। बिंदु डी की दूरी ज्ञात करो। ठीक है, तो मैं ऑप्शन निकाल देता हूँ और हर स्टूडेंट से मुझे इसका उत्तर चाहिए। ठीक है, 2, 1.5, 2.2 और 1। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर के तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, तब तक आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं त्रिभुज एबीसी में। तो मैं त्रिभुज एबीसी बना लेता हूँ। ये त्रिभुज एबीसी बना लिया। इससे बोला एंगल ए का बाइसेक्टर खींचना है, तो मैं एंगल ए को ऊपर बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये एबीसी मैंने त्रिभुज बना लिया। इसमें बोला कि एंगल ए का समद्विभाजक, एंगल ए का समद्विभाजक खींचनी है मैंने एडी, जो भुजा बीसी को बिंदु डी पर मिलता है। ठीक है, तो ये एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे वैसे मैं चित्र बना लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से दे रखा है कि मुझे भुजा ए बी की लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ए वाली लेंथ दे रखी है मुझे 5 सेंटीमीटर और ए सी की लेंथ दे रखी है मेरे को 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और बी सी की लेंथ, ये पूरी लेंथ दे रखी है मेरे को 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे वैसे चित्र बना रहा हूँ। ठीक है, तो बी सी के मध्य बिंदु से डी की दूरी ज्ञात करनी है। तो मैं बी सी का मिड पॉइंट ले लेता हूँ, भुजा बी सी पर ले लेता हूँ। सपोज करो यहाँ पर इस भुजा बी सी का मिड पॉइंट है और इसको मैं एम मान लेता हूँ। ठीक है, अगर एम भुजा बी सी का मिड पॉइंट है तो मैं बात करूँ यहाँ से, तो यहाँ से बी एम बराबर एम सी हो जाएगा ना। बी एम बराबर एम सी हो जाएगा, क्योंकि एम भुजा बी सी का मिड पॉइंट है। अगर ये पूरी भुजा 10 सेंटीमीटर है तो बी एम और एम सी दोनों आधी आधी हो जाएंगी, अर्थात ये भुजा 5 सेंटीमीटर आ जाएगी और ये भुजा 5 सेंटीमीटर आ जाएगी, यानी दोनों भुजा 5 सेंटीमीटर हो जाएंगे। नहीं, ठीक है, मिड पॉइंट भाई भुजा को 2 बराबर टुकड़ों में डिवाइड करता है ना। ठीक है, तो अब क्या करना है मुझे, इस एम की मुझे बिंदु डी से दूरी निकालनी है। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं। वही लग जाएगी इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर थ्योरम लगेगी, क्योंकि एंगल बाई सेक्टर दे रहा है। भुजा की बात चलिए तो इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर थ्योरम लग जाएगी। देखो इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर ही थ्योरम लगेगी, बट इसमें ना एक चीज एक्स्ट्रा दे दी, इसका मिड पॉइंट दे दिया, तो कंसेप्ट तो वही लगेगा, बस इसमें ना चीजें थोड़ी सी ट्विस्ट करके दे रखी है, घुमा के दे रखी है। तो कभी कभी चीजें डायरेक्ट नहीं पूछी जाती, इसमें हम थोड़ा सा घुमा देगा, बट कंसेप्ट तो वही लगेगा ना। ठीक है, तो अब मैं इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर थ्योरम लगाऊंगा। तो क्या होती है इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर? इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर क्या होती है? एंगल बाई सेक्टर अपोजिट साइड को, ये एडी एंगल बाई सेक्टर होगा, अपोजिट साइड को उसी रेशो में डिवाइड करता है जिस रेशो में एंगल बनाने वाली साइड होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ से भुजा बी डी और भुजा डी सी का रेशो क्या आएगा, तो इस भुजा के पास में ये है तो 5 रेशो और डी सी के पास में क्या है 7.5, इनका मैं रेशो लूंगा तो क्या जाएगा 25,000 है, 25 दूनी 50, 25 के 75, यानी कि भुजा बी डी और भुजा डी सी का रेशो क्या आ जाएगा 2-3 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितनी आ गई, टोटल लंबाई 5 यूनिट आ गई। अब 5 की वैल्यू देखो सवाल में 10 सेंटीमीटर दे रखी है, 2 गुना दे रखी है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ भुजा बी डी की लेंथ कितनी आ जाएगी, 2 दूनी 4 सेंटीमीटर आ जाएगी और डी सी की लेंथ कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो बी डी की लेंथ कितनी आ जाएगी, बी डी की लेंथ आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो बी एम की लेंथ कितनी दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ दे रखी है मेरे को 5 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आ गई 4 सेंटीमीटर। तो ये बची कितनी, ये बची 1 सेंटीमीटर बची। अब यही तो देखो मिड पॉइंट से बिंदु डी की दूरी कितनी आ गई 1 सेंटीमीटर आ गई। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप यहाँ से भी कर सकते थे, बिल्कुल यहाँ से भी कर सकते थे भाई। कैसे, एम से कितना आ गया, यहाँ से एम से कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर दे रखा है और भुजा डी सी की लेंथ कितनी आ गई, डी सी 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ये पूरी लेंथ यहाँ से 6 सेंटीमीटर दे रखी है और ये 5 सेंटीमीटर की बची कितनी 1 सेंटीमीटर बची, तो क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। देखो कंसेप्ट वही लगेगा, बस यहाँ से थोड़ी सी घुमा के दे दी, कितना भी घुमा ले कंसेप्ट तो वही इस्तेमाल होगा ना। ठीक है, तो नोट कर लीजिए अब इसको।
उम्मीद करता हूँ कि नोट कर लिया होगा भाई। 2 क्वेश्चन हो रहा है वो खत्म कर लेते हैं, ठीक है। ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे भाई इस पे। कितना भी घुमा ले कंसेप्ट वही इस्तेमाल होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दे रखा है? निम्न आकृति में एडी कोण बीएसी को समद्विभाजित करता है। एडी कोण बीएसी को समद्विभाजित करता है। तो भुजा पीडी की लंबाई याद करो, ठीक है। तो बिल्कुल चित्र बना लेते हैं। ये शीर्ष ए दे रखा है, ये शीर्ष बी दे रखा है, ये शीर्ष सी दे रखा है, ठीक है। ये एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा एडी, ठीक है। यहाँ से आता किरण दे रखी है x-2, ये x दे रखा है, ये 2x - 3 दे रखा है, बोले कितना दे रखा है? 6 दे रखा है, ठीक है। तो सॉल्व करो, मैं ऑप्शन निकाल देता हूँ तब तक। ए बी सी डी 4 5 9 6, तब तक सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। तो निम्न आकृति में क्या करना है? एडी दे रखा है, कोण बीएसी का एंगल बाइसेक्टर दे रखा है। तो एडी इस कोण का एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। तो मुझे यहाँ से भुजा बीडी की लेंथ निकालनी है। भुजा बीडी दे रखा है मुझे x-2, अर्थात मुझे x-2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे? इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाएंगे। तो मैं बात करूँ यहाँ से 6:2x-3 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा भाई यहाँ से x-2 बटे x। तो एंगल बनाने वाली साइड का रेशो वही होगा जो अपोजिट साइड को डिवाइड करता है, उस रेशो में होगा, ठीक है। तो ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर से थ्योरम लगा दी। अब क्या करेंगे? अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वहां से बनेगी द्विघात समीकरण, फिर वहां से मुझे लगाना है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, फिर वहां से फैक्टर करके तब यहाँ से x की वैल्यू आएगी जो कि काफी बड़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दे रहे हो ऐसे करोगे तो काफी बड़ा होगा। अब मैं इसको कैसे करूंगा? अब मैं इसको बाई ऑप्शन कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। क्योंकि देखो सारे ऑप्शन इंटीजर दे रखे हैं, इंटीजर दे रखा है, तो यहाँ से x की वैल्यू भी इंटीजर रही होगी, ठीक है। अब मुझे x-2 की वैल्यू निकालनी है भाई, x की वैल्यू नहीं निकालनी है मुझे, x-2 की वैल्यू निकालनी है, अतः भुजा BD की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ऑप्शन में भुजा BD की तो वैल्यू दे रखी है, तो देखो x की वैल्यू छोटी सी होगी, क्योंकि ऑप्शन देखो छोटे छोटे से आ रहा है, तो x की वैल्यू छोटी सी होगी, तो मैं हिट एंड ट्रायल से कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्या करता हूँ, मुझे BD की वैल्यू ऑप्शन दे रखी, तो ऑप्शन के रख के देख लेता हूँ। पहला ही ऑप्शन रख लेता हूँ, x-2 बराबर BD कितना दे रखा? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा? x आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब मैं इसमें रख के देखता हूँ तो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? तो रख के देख लेते हैं। 6 कितना है? 6 दूनी 12 में से 3 गए तो 9 बराबर 6 में से 2 गए तो 4 बटा 6। क्या ये रेशो सेम बन रहा है? बिल्कुल रेशो सेम बन रहा है। कितना? 2 3 दून 4 3 3 2 दून 4 और 2 3 बिल्कुल ये रेशो 2:3 बना। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ऑप्शन इज द राइट आंसर। मुझे x की वैल्यू नहीं निकालनी, मुझे x-2 की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू तो यहाँ पे 6 आएगी, मुझे x-2 की वैल्यू निकालनी है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बेसिक से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, द्विघात समीकरण बनेगी, उसको सोल्व करेंगे तो उत्तर आ जाएगा, जो कि काफी लेंथी होगा, ठीक है। इससे देखो डायरेक्ट आप कर पाओगे बाई ऑप्शन, ठीक है। नोट कर लीजिए तब तक भाई। ठीक है, लास्ट सवाल कर लेते हैं भाई अपनी क्लास का। समझ में आ रहा है ना भाई? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जब भी भाई वेरिएबल में ऐसी चीजें पूछी जाए तो हम बाई ऑप्शन करने की कोशिश करो। अगर बाई ऑप्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर ऐसे द्विघात समीकरण सॉल्व करके करेंगे, ठीक है।
तो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 29। त्रिभुज एबीसी में एंगल ए का समद्विभाजक बीसी पर भुजा बीसी पर बिंदु डी पर मिलता है। यदि ए बी बराबर दे रखा है मेरे को 9.6 सेंटीमीटर, ए सी बराबर दे रखा है 11.2 सेंटीमीटर और बी डी बराबर दे रखा है मेरे को 4.8 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज एबीसी का परिमाप निकालना भाई। त्रिभुज एबीसी का परिमाप निकालो, ठीक है। बिल्कुल मैं ऑप्शन लगा देता हूँ, तब तक हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करो। 30.4 सेंटीमीटर दे रखे हैं सब, 28.6 सेंटीमीटर, 31.2 सेंटीमीटर और 32.8 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर थ्योरम के तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, क्या रहेगा त्रिभुज एबीसी में। भाई मैं त्रिभुज एबीसी बना लेता हूँ। ये मैंने एक त्रिभुज एबीसी बना लिया। मुझे एंगल एक एंगल बाई सेक्टर खींचना है तो मैं शीर्ष ए को ऊपर बना लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने त्रिभुज एबीसी बना लिया। क्या बोला, एंगल ए का समद्विभाजक एडी खींच दे जो भुजा बीसी से बिंदु डी पर मिलता है, ठीक है। क्या दे रखा है, यहाँ से ए बी की वैल्यू दे रखी है मेरे को 9.6 सेंटीमीटर दे रखी है और ए सी की वैल्यू क्या दे रखी है 11.2 सेंटीमीटर दे रखी है और बी डी कितना दे रखा है, बी डी बोला 4.8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो मुझे इस त्रिभुज ए बी सी का परिमाप निकालना है और ए डी क्या है, एंगल ए का एंगल बाई सेक्टर है, ठीक है। भुजा की लंबाई निकालनी है तो क्या करूँगा, ऐसे एंगल बाई सेक्टर थ्योरम लगा दूंगा। एंगल बाई सेक्टर दे रखा है मुझे और भुजा की लेंथ निकालनी है तो क्या करना है, एंगल बाई सेक्टर थ्योरम लगा दूंगा। तो एंगल बाई सेक्टर क्या करती है, यहाँ से मैं बात करूँ 9.6 बटे 11.2 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 4.8 बटे डी सी आ जाएगा ना भाई। एंगल बाई सेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशो में डिवाइड करते हैं जिस रेशो में एंगल बनाने वाली साइड होती है। तो ये क्या आ गया, यहाँ से इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर थ्योरम लगा दी। तो ये तो बेसिक से आप लोग कर लोगे, बट देखो जो रेशो इन दोनों का होगा ना वही रेशो इन दोनों का होगा ना। यहाँ पे देखो 9.6 का आधा दे रखा है, यहाँ पे 9.4 का आधा दे रखा है, तो ये भी तो आधा हो जाएगा क्योंकि सेम रेशो होना चाहिए ना। जो रेशो इन दोनों का होगा वही रेशो इन दोनों का होगा ना। यहाँ पे डायरेक्ट देखो इसका आधा दे रखा है तो यहाँ भी मैं 11.6 का आधा कर दूंगा तो रेशो तो सेम रहेगा ना। कितना आएगा, ऐसे 5.6 आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने डीसी की वैल्यू निकाल ली। अब परिमाप क्या होता है, इन तीनों भुजाओं को जोड़ लूंगा, ठीक है। तब ध्यान से देखेंगे तो सब ऑप्शन का यूनिट डिजिट अलग रहा है, सबका यूनिट डिजिट अलग आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यूनिट डिजिट से देख लेता हूँ, ठीक है। पूरे को जोड़ने की बजाय यूनिट डिजिट से कर लेता हूँ, इजीली सॉल्व हो जाएगा। 8 से 14 यूनिट डिजिट है 4, 4 4 10 यूनिट डिजिट है 0, 0 में 2 जोड़ूंगा तो 2 यूनिट डिजिट कितना है 2 आया। तो कौन सा ऑप्शन का यूनिट डिजिट 2 है, तो इस ऑप्शन का है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। अब इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर के जो भी क्वेश्चन बच्चे हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग नया कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, ओके, मिलते हैं कल, ठीक है।